हेलो एवरीवन, मैं आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं यूजीसी नेट यूट्यूब चैनल पर बाय सुपर कोचिंग। जैसा कि आप जानते हैं कि इससे पहले हम 2 सेशंस कंडक्ट कर चुके हैं, जिन सेशंस में मैंने 25 क्वेश्चन हर एक सेशन में डिस्कस किए। आपके अगस्त या कहूं तो 28 अगस्त 2024 को पूछे गए इकोनॉमिक्स पेपर्स हैं। तो ऑलरेडी हम 50 क्वेश्चंस कवर कर चुके हैं और आज हम आगे बढ़ेंगे। अगले 25 क्वेश्चंस को हम कवर करेंगे। एक एक क्वेश्चन का एक डिटेल्ड सॉल्यूशन मैं आपको प्रोवाइड करूंगा। इसका फायदा हर उस स्टूडेंट को होगा जो इस एग्जामिनेशन को अटेम्प्ट करके आया है, ताकि उसे यह पता चल सके उसने कहां गलती की। और ये जो सेशन है या ये सीरीज ऑफ जो सेशंस हैं, ये काफी इंपॉर्टेंट है हर उस स्टूडेंट के लिए जो प्रिपेयर करने वाले हैं दिसंबर 2024 या जून 2025 के अटेम्प्ट के लिए। तो आइए जरा बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं। आज हम इस सेशन की शुरुआत करेंगे हमारे रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के साथ। अगर आपको याद हो तो लास्ट क्लास रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पर ही कंप्लीट हुई थी। एक रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन हमें इस बार जो गिवन था वो क्या था? फॉर द फाइनेंशियल ईयर बजट वॉज प्रेजेंटेड बाय द गवर्नमेंट। बजट से रिलेटेड है, बजट प्रेजेंट किया गया गवर्नमेंट द्वारा और उसमें कुछ फिगर्स हमें गिवन है। उसमें अगर हम सबसे पहली बात करें तो टोटल रिसीट्स हमें बताया गया कितना, 400 करोड़। टोटल रिसीट में यह भी बता दिया कि रेवेन्यू रिसीट कितना है, 250 करोड़, और कैपिटल रिसीट कितना है सर, 150 करोड़। इन द टोटल रेवेन्यू रिसीट टैक्स, अगर हम टोटल रेवेन्यू रिसीट की बात करें उसमें टैक्स कितना कलेक्ट हुआ, 220 करोड़, और नॉन टैक्स रेवेन्यू रिसीट कितनी है, 30 करोड़। इन द टोटल कैपिटल रिसीट्स बोरोइंग एंड लाइबिलिटीज, तो टोटल कैपिटल रिसीट्स में 150 करोड़ में से 100 करोड़ रुपए बोरो किया गया या फिर लाइबिलिटीज है। और बाकी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की बात करें तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो कि टोटल 300 करोड़ है, उसमें 90 करोड़ रुपए आपका क्या है, इंटरेस्ट है, और बाकी 20 करोड़ रुपए क्या दिया गया, ग्रांट दी गई है टू द स्टेट गवर्नमेंट फॉर द क्रिएशन ऑफ कैपिटल एसेट। आउट ऑफ द टोटल कैपिटल एक्सपेंडिचर ऑफ 100 करोड़ स्कीम्स पर खर्च हुआ 75 करोड़ रुपए, और बाकी का जो 25 करोड़ रुपए है उस स्कीम्स के अलावा खर्च किया गया। आपकी कंट्री की जीडीपी गिवन है कितनी, 2000 करोड़ रुपए, और बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट का जो करंट अकाउंट डेफिसिट है वो कितना गिवन है सर, 50 करोड़ रुपए। ये डेटा आपके पास इस डिस्कशन में गिवन है। तो आइए जरा पहले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है सर? पहला क्वेश्चन कहता है व्हाट वाज द ट्विन डेफिसिट एज परसेंटेज ऑफ जीडीपी। ट्विन डेफिसिट का मतलब क्या सर? हमें पता होना चाहिए क्या, फिस्कल डेफिसिट, और उसके साथ साथ हमें क्या पता होना चाहिए सर, दैट इज करंट अकाउंट डेफिसिट। अब अगर हम करंट अकाउंट डेफिसिट की बात करें सर, वो तो ऑलरेडी गिवन है। कितना गिवन है सर? 50 करोड़ गिवन है। फिस्कल डेफिसिट क्या होता है? अगर हम फिस्कल डेफिसिट की बात करें तो फिस्कल डेफिसिट है आपके देश का कुल खर्च, टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसीट्स। लेकिन रिसीट्स में से क्या हटा दो, जो पैसा आपने क्या किया, बोरो किया, तो एक्सेप्ट बोरोइंग्स। एक्सेप्ट क्या आ जाएगा, बोरोइंग्स। तो यहां पे अगर हम देखें टोटल एक्सपेंडिचर की बात करें तो टोटल जो हमारा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है वो कितना है, 300। उसके अलावा अगर हम बात करते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर की, वो कितना हो गया, 100। 300 प्लस 100 ये कितना हो गया सर, 400 करोड़। अब उसमें से हमें माइनस क्या करना है, टोटल रेवेन्यू। सर जो हमारा टोटल रिसीट्स है, उन टोटल रिसीट्स की बात करें वो कितनी है सर, 450 करोड़, जिसमें से 250 करोड़ रेवेन्यू रिसीट है और 150 करोड़ कैपिटल रिसीट है। और इस कैपिटल रिसीट 150 करोड़ की कैपिटल रिसीट में 100 करोड़ की क्या है, बोरोइंग है। तो इसका मतलब अगर मैं ये 100 करोड़ हटा दूं तो मेरे पास जो टोटल रिसीट बची एक्सेप्ट बोरोइंग, वो कितनी बची, 300 करोड़। तो इन दोनों को अगर मैं सॉल्व करूं तो आंसर क्या आएगा सर, फिस्कल डेफिसिट कितना होगा, 100 करोड़। तो फिस्कल डेफिसिट हो गया कितना, 100 करोड़। करंट अकाउंट डेफिसिट कितना गिवन है, 50 करोड़। दोनों का सम अगर मैं करूं तो कितना हो गया सर, 150 करोड़ हो गया। अब इसका हमें परसेंटेज निकालना है किस पे, जीडीपी पे। तो 150 करोड़ का परसेंटेज जीडीपी पे, जीडीपी की वैल्यू लास्ट में गिवन है 2000 करोड़। तो अगर मैं इस परसेंटेज को सॉल्व करूं, 1 2 3 3 0 गई, इसको अगर मैं काटूं तो आंसर क्या आएगा सर, 7.5। तो इसका मतलब 7.5% आपका क्या है, ट्विन डेफिसिट है, जिसमें दो चीजें हैं, क्या, फिस्कल डेफिसिट और उसके साथ साथ क्या, आपका करंट अकाउंट डेफिसिट। आगे बढ़ता है, व्हाट वाज द रेवेन्यू डेफिसिट एज परसेंटेज ऑफ जीडीपी। अब हमें क्या निकालना है सर, हमें निकालना है रेवेन्यू डेफिसिट। रेवेन्यू डेफिसिट कैसे निकलेगा सर, रेवेन्यू डेफिसिट निकलेगा, रेवेन्यू डेफिसिट का मतलब है आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसीट। अब आप ध्यान से देखें, रेवेन्यू रिसीट की मैं अगर बात करूं
उससे पहले टोटल रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मुझे नजर में आया, वो कितना गिवन है, 300 करोड़। तो मेरा जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर गिवन है वो कितना, 300 करोड़। उसमें से क्या माइनस करना है, रेवेन्यू रिसीट्स। अगर आप ध्यान से देखें तो रेवेन्यू रिसीट्स कितनी गिवन है सर, 250 करोड़। 300 में से 250 गए तो पीछे क्या बचा, 50 करोड़ बचे। पीछे क्या बचा, 50 करोड़ बचे। अब 50 करोड़ को हमें निकालना है एज अ परसेंटेज किस पर, जीडीपी पे। और जीडीपी कितनी है, 2000 करोड़ है। अगर जीडीपी 2000 करोड़ है, इसे मैं सॉल्व करूं तो ये 3 जीरो कट गई। इसको अगर मैं सॉल्व करूं तो कितना आएगा, 2.5%। तो इसका मतलब एक ऑप्शन आपका आंसर बना, फर्स्ट ऑप्शन आंसर बना, 2.5% आपका क्या है, रेवेन्यू डेफिसिट है। अगर ये फॉर्मूलाज आपको याद रहे होंगे तो आंसर्स आपने फॉर श्योर अच्छे से किए होंगे। अगला पॉइंट आता है प्राइमरी डेफिसिट। सब प्राइमरी डेफिसिट क्या होता है, सब प्राइमरी डेफिसिट होता है फिस्कल डेफिसिट में से क्या माइनस कर दो, इंटरेस्ट पेमेंट। फिस्कल डेफिसिट में से आपको क्या माइनस करना होगा, इंटरेस्ट पेमेंट। अगर आप ध्यान से देखें फिस्कल डेफिसिट हमने अभी कैलकुलेट किया था, कितना कैलकुलेट किया था सर, 100 करोड़। फिस्कल डेफिसिट कितना आया था, 100 करोड़। और आपने जो इंटरेस्ट दिया है वो कितना सर, एग्जैक्टली इंटरेस्ट की वैल्यू आपके क्वेश्चन में गिवन है। इंटरेस्ट पेमेंट कितनी है, 90 करोड़। तो यहां से मैंने 90 करोड़ का जो इंटरेस्ट है वो निकाल दिया। इसको सॉल्व किया तो मेरे पास क्या आएगा, प्राइमरी डेफिसिट आएगा। तो प्राइमरी डेफिसिट की वैल्यू कितनी बनी, 100 में से 10 करोड़, 100 में से 90 करोड़ गए तो कितना बचा, 10 करोड़ मेरा क्या है, प्राइमरी डेफिसिट है। इसका भी परसेंटेज निकालना है, किसके ऊपर सर, जीडीपी के ऊपर। तो 10/2000 इंटू 100, 3 से 3 जीरो गए, 1/2 आ गया, यानी कि आधा परसेंट, यानी 0.5% आपका क्या होगा, आंसर होगा। क्लियर है जी, समझ आ गई बात। चलिए अगले पे बढ़ते हैं। अगला क्या कहता है, व्हाट वाज द इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट एज परसेंटेज। हमने अभी क्या निकाला था सर, रेवेन्यू डेफिसिट हमने अभी निकाला था। रेवेन्यू डेफिसिट हमने कितना कैलकुलेट किया था, चेक कर लेते हैं सर। रेवेन्यू डेफिसिट हमने कैलकुलेट किया था, कितना आया था, 50 करोड़। रेवेन्यू डेफिसिट कितना आया था, 50 करोड़। और हमें क्या निकालना है, इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट। इफेक्टिव का मतलब जो आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, उस रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में जो आपने पैसा खर्च किया फॉर द क्रिएशन ऑफ कैपिटल एसेट, उसे माइनस करना होगा। तो कितना पैसा सरकार ने ग्रांट दी है फॉर द क्रिएशन ऑफ, कितना पैसा सरकार ने ग्रांट दी है फॉर द क्रिएशन ऑफ व्हाट, सो फॉर द क्रिएशन ऑफ कैपिटल एसेट कितना, 20 करोड़। तो दोनों का डिफरेंस कितना आया, 30 करोड़। अब फिर से इसको परसेंटेज निकालनी है किस पर, जीडीपी पर। तो 2000 से डिवाइड करेंगे, 3 जीरो से 3 जीरो गई, 3/2, यानी आंसर क्या बनेगा, 1.5%। आंसर क्या बना सर, 1.5% आपका आंसर बन गया। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन हाँ इसी से ही रिलेटेड। अगला क्वेश्चन कहता है व्हाट वाज द फिस्कल डेफिसिट एज अ परसेंटेज ऑफ जीडीपी। सर ये सबसे आसान क्वेश्चन होगा, क्यों, फिस्कल डेफिसिट कैलकुलेट कर चुके हैं हम। फिस्कल डेफिसिट कितना था सर, 100 करोड़। और जीडीपी कितनी है सर, 2000 करोड़। तो सिंपल है, 100 करोड़ डिवाइडेड बाय 2000 करोड़ इंटू 100। ये 2 जीरो गई, ये 1 गया, 10/2, आंसर क्या बनेगा, 5%। तो एक नंबर आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। अगर ये फॉर्मूलास, ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर था तो ये फ्री के 10 नंबर थे या फ्री के 5 क्वेश्चंस थे जो आप क्लियर कर सकते थे। बस जो लॉजिक्स है, जो कॉन्सेप्ट है रिलेटेड टू बजट, वो क्लियर होने जरूरी थे। आशा करता हूं समझ आया होगा। कोई डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, अगली क्लास में मैं आपके डाउट्स को सॉल्व कर दूंगा। एक और फेवरेट क्वेश्चन एग्जामिनर का, किससे, मैच द कॉलम से। सबसे पहले क्या है सर, मॉन्टेरियल प्रोटोकॉल। अगर आपको याद हो, मॉन्टेरियल प्रोटोकॉल वाज रिलेटेड टू ओजोन लेयर डिप्लीशन। और ओजोन लेयर का डिप्लीशन किस वजह से होता है सर, उसका डिप्लीशन होता है बिकॉज ऑफ सीएफसी। तो ये किससे जाएगा सर, ये सेकंड के साथ जाएगा। COP28 क्या है सर, ये तो एक क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस है जो ऑर्गेनाइज की जाती है UNFCCC। तो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 25, 26, 27, 28 हमने बहुत बार पढ़ा। उसके बाद अगर हम बात करें अगले जो हमारे पास पॉइंट्स है उस पे आने से पहले, क्या मैं इन दोनों से आंसर बना पा रहा हूं। ए किसके साथ गया सर, ए गया सेकंड के साथ, तो ये दोनों गलत हो गए। बी किसके साथ गया सर, बी गया थर्ड के साथ। उस हिसाब से मेरा आंसर क्या बन गया, फर्स्ट ऑप्शन। जिसके अकॉर्डिंग अगर हम बात करें, रियो +20 में सस्टेनेबल डेवलपमेंट पे बात की गई थी और विलिंगनेस टू एक्सेप्ट कंटिंजेंट वैल्यूएशन मेथड में इसके बारे में बात की जाती है। तो एक नंबर आपका सही आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन आसान है। अगर आपने कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा तो शायद आपने 2 मिनट में इसका आंसर दिया होगा। द डैश इफेक्ट इंप्लाइज दैट नॉमिनल इंटरेस्ट रेट्स
tend to be high when inflation is high and low when inflation is low. सर जो आपके इंटरेस्ट रेट्स हैं वो क्या है, इंक्रीज होंगे जब इन्फ्लेशन ज्यादा होगी और वो कम होंगे जब इन्फ्लेशन क्या होगी, कम होगी। ये कौन सी बात कर रहे हैं सर, हम बात कर रहे हैं नॉमिनल इंटरेस्ट रेट की। तो नॉमिनल इंटरेस्ट रेट टेंड टू बी हाई व्हेन इन्फ्लेशन इज हाई एंड दे टेंड टू बी लो व्हेन इन्फ्लेशन इज लो। तो ये जो इफेक्ट है सर, ये कौन सा इफेक्ट है सर, दिस इज नोन एज फिशर इफेक्ट। तो फिशर इफेक्ट इंप्लाइज दैट द नॉमिनल इंटरेस्ट रेट दे टेंड टू बी हाई जब इन्फ्लेशन ज्यादा, मुद्रास्फीति ज्यादा, और यही ब्याज दर कम होते हैं, नॉमिनल ब्याज दर कम होते हैं जब इन्फ्लेशन के दर क्या हो जाते हैं, कम हो जाते हैं। ठीक है जी, क्लियर है। अगला क्वेश्चन फिर से आसान क्वेश्चन था, पढ़ा होगा तो आंसर कर पाओगे, वरना ऑब्वियसली छोड़ना होगा। ये क्वेश्चन क्या था सर, ये क्वेश्चन रिलेटेड है आपके सेंसस से। इंडिया का पहला सेंसस, अगर मुझसे कोई पूछे इंडिया में सबसे पहला सेंसस कब ऑर्गेनाइज किया गया, तो उसका आंसर क्या होगा। इंडिया में सबसे पहला जो सेंसस था वो कब ऑर्गेनाइज हुआ, उसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में दीजिए। उसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में दीजिए। इंडिया में जो सबसे पहला सेंसस ऑर्गेनाइज किया गया, वो टेक्निकली 1872 में था, बट वो ऑफिशियल नहीं था। जो ऑफिशियल हुआ वो 1881 में हुआ। लेकिन अगर आप बात करेंगे एग्रीकल्चर सेंसस की, तो वो पहला कब हुआ था, 1970-71। डायरेक्ट क्वेश्चन, डायरेक्ट आंसर, पढ़ा था तो आंसर कर पाएंगे, अदरवाइज यू हैव टू इग्नोर दिस क्वेश्चन, आप आंसर नहीं कर पाएंगे। फिर से ग्रीन क्लाइमेट फंड जो UNFCCC में मेंशन किया जाता है, उसमें फाइनेंशियल एलोकेशन की गई है किसके बीच में, एडाप्टेशन के बीच में और मिटिगेशन। एडाप्टेशन का मतलब कि भैया अब जो क्लाइमेट चेंज हो गया है उसके साथ हमें जीना होगा, अडाप्ट करना होगा, और फ्यूचर में ना हो उसे कम करना होगा, उसे मिटिगेट करना होगा। क्लाइमेट चेंज से जो रिस्क है उनसे हम कैसे काउंटर करें, उन्हें कैसे मिटिगेट करें, कैसे कंट्रोल करें, दैट इज मिटिगेशन। तो अडाप्ट का मतलब उसके साथ जीना, मिटिगेशन का मतलब उन रिस्क को कम करना, खत्म करना। तो उसके लिए क्या फंडिंग की गई है सर, जो रेशियो है फंडिंग की वो कितनी है, इक्वल रेशियो है, दैट इज 50-50। 50% अडेप्टेशन पर, 50% किस पर है, मिटिगेशन पर। ठीक है जी, क्लियर हुआ। चलिए लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन जैसे ही देखें तो फिर से एग्जामिनर का फेवरेट क्वेश्चन है, जिसमें एग्जामिनर ने बात की है किसके ऊपर सर, एग्जामिनर ने बात की है मैच द कॉलम के ऊपर। अब अगर आप मैच द कॉलम में ध्यान से देखें, नीति आयोग, इंडियाज फर्स्ट 5 ईयर प्लान, ये दो ऐसी टर्म्स हैं जो फर्स्ट नजर में हमें समझ आती हैं, हमें क्लियर होती हैं। अब अगर मैं इनको ध्यान से देखूं तो इंडिया का जो पहला 5 ईयर प्लान था उसे किसने ड्राफ्ट किया था, ऑब्वियसली विच वाज बेस्ड ऑन हैरड-डोमर मॉडल। तो उसे ड्राफ्ट किसने किया था सर, इट वाज ड्राफ्टेड बाय KN राज। इट वाज ड्राफ्टेड बाय KN राज। दूसरे पॉइंट पे अगर मैं बढ़ूं तो दूसरा पॉइंट क्या कहता है कि सर नीति आयोग क्या है सर, नीति आयोग एक्चुअल में हमारा नॉलेज सपोर्ट है। इसके बेसिस पर अगर हम आंसर बनाने जाएं, तो डी किसके साथ गया सर, डी गया किसके साथ, थर्ड के साथ। तो डी जा रहा है थर्ड के साथ, ये हमारा एक ही ऑप्शन में आ रहा है, तो उस हिसाब से हमारा आंसर क्या बन गया, थर्ड ऑप्शन। लेकिन अगर चेक कर ले सी ए, उसके बाद हमने चेक किया ए किसके साथ गया, फोर्थ के साथ, दैट इज एब्सोल्युटली करेक्ट। तो आंसर क्या होगा, सी ऑप्शन। अगर आप ध्यान से देखें तो मैंने बाकी दो ऑप्शंस को टच भी नहीं किया। अगर आपको वो बाकी दो ऑप्शंस नहीं भी पता थे, स्टिल यू वर इन अ पोजीशन टू आंसर दिस क्वेश्चन। लेकिन वो कब, जब आपने समझकर ध्यान से इस क्वेश्चन को ऑब्जर्व किया होगा। तो क्वेश्चन को ऑब्जर्व करना, समझना बहुत जरूरी है, और उसके जो ऑप्शंस हैं वो उससे भी ज्यादा जरूरी है, क्योंकि ऑप्शन से ही आंसर बन जाता है, जैसे कि मैंने अभी आपको इस क्वेश्चन का आंसर बना के दिया है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। अगला क्वेश्चन कहता है FDI। अगर आपको याद हो, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, इंडिया में जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है वो दो रूट से अलाउ की जाती है। एक है आपकी ऑटोमेटिक रूट, दूसरी है गवर्नमेंट रूट। ऑटोमेटिक रूट का मतलब है कि आप बाहर से इंडिया में आए, इन्वेस्ट करें, इन्वेस्टमेंट करने के बाद आप लेटर ऑन इन्फॉर्म कर सकते हैं RBI को, गवर्नमेंट को। लेकिन इन केस ऑफ गवर्नमेंट रूट, पहले आपको गवर्नमेंट से परमिशन लेनी होगी, और परमिशन लेने के बाद जब अप्रूवल मिलेगा तब जाकर आप इन्वेस्टमेंट कर पाएंगे। अब जैसे डिफेंस सेक्टर है, तो डिफेंस सेक्टर में ऑटोमेटिक रूट अलाउड है, लेकिन उसकी लिमिट अलग है। और अगर आप गवर्नमेंट रूट की बात करेंगे तो उसकी लिमिट अलग है। अब क्वेश्चन में एग्जामिनर ने बहुत क्लियरली बोला, इंडस्ट्री थ्रू
गवर्नमेंट रूट, मतलब ये बताओ भैया कि गवर्नमेंट रूट के जरिए कितनी मैक्सिमम लिमिट, गवर्नमेंट रूट के जरिए कितनी मैक्सिमम लिमिट है किसमें, आपके फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, कौन से सेक्टर, डिफेंस सेक्टर में। तो उसका आंसर क्या होगा सर, अगर आप बात करेंगे गवर्नमेंट रूट के अलावा अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट रूट के फॉर्मेट पे आप गवर्नमेंट से परमिशन लेकर 100% इन्वेस्ट कर सकते हैं। यू कैन इन्वेस्ट 100% इन अ कंपनी इन द डिफेंस सेक्टर एज पर द लेटेस्ट अपडेट्स गिवन बाय द गवर्नमेंट। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन फिर से मैच द कॉलम फॉर्मेट पर है, लेकिन ये क्वेश्चन रिलेटेड है किससे, आपके टैक्स से। सबसे पहला अगर हम बात करें एड वैलोरम टैरिफ या टैक्स, एड वैलोरम टैरिफ का मतलब क्या, या एड वैलोरम टैक्स का क्या मतलब होता है सर, जब आपका जो टैक्स है वो एज अ परसेंटेज अप्लाई किया जाए किस पर, आपके कमोडिटी के प्राइस पर। फॉर एग्जांपल हम जैसे कहते हैं जीएसटी, जीएसटी 5% है या 12% है या 18% है किसी कमोडिटी पर। अब लेट्स से मेरी जो कमोडिटी है वो 12% की स्लैब में आती है। अब अगर मेरी कमोडिटी 12% की स्लैब में आती है और उसका प्राइस 100 रुपए है, तो 100 रुपए पे क्या लगेगा, 12% जीएसटी लगेगा। तो वो कितना हो गया, 112 रुपए मुझे पे करने होंगे। अगर वही कमोडिटी किसी और ब्रांड की 200 रुपए की है तो भी 12% जीएसटी लगेगा और टोटल कितना हो गया सर, 224। एक और एग्जांपल दूं, बहुत बार आप रेस्टोरेंट जाते हैं, रेस्टोरेंट का जब बिल आता है तो आपने कभी नोटिस किया हो जीएसटी 5% है, 2.5% सीजीएसटी, 2.5% स्टेट जीएसटी। अब आपका रेस्टोरेंट का बिल भले 1000 हो, भले 3000 हो, भले 5000 हो, तो उसके ऊपर जो जीएसटी का परसेंटेज है वो क्या है, सेम। और जीएसटी की वैल्यू क्या होगी सर, वो होगी डिफरेंट, क्योंकि परसेंटेज सेम है। वैल्यू किस पे डिपेंड करेगी सर, वो आपके कमोडिटी के प्राइस पे डिपेंड करेगी। तो वो कौन सा टैरिफ है सर, दैट इज दैट इज नोन एज एड वैलोरम टैरिफ। उसके अकॉर्डिंग अगर मैं कहूं एड वैलोरम टैरिफ क्या होगा, फिक्स सम पर यूनिट नहीं सर, अ परसेंटेज ऑफ द वैल्यू ऑफ द ट्रेडेड कमोडिटी, बिल्कुल सर, परसेंटेज किसकी, ट्रेडेड कमोडिटी के वैल्यू की। दूसरा टैक्स होता है सर स्पेसिफिक टैक्स, जो फिक्स है। फिक्स का मतलब कि आप एक प्रोडक्ट खरीदें, चाहे 100 का, चाहे 200 का, चाहे 500 का, चाहे 1000 का, उस पर टैक्स फिक्स है, 50 रुपए या 5 रुपए या 10 रुपए। फॉर एग्जाम्पल गवर्नमेंट ने फिक्स कर दिया टैक्स, गवर्नमेंट ने फिक्स कर दिया टैक्स किस पर, एक कमोडिटी पर, कि सर अगर आप गाड़ी खरीदते हैं, एग्जाम्पल ले रहा हूं, अगर आप कार खरीदते हैं तो कार पर आपको एक फिक्स टैक्स देना होगा 1000 रुपए। अब चाहे आपकी गाड़ी 1 लाख की है, चाहे 50 लाख की है, चाहे 5 करोड़ की है, आपको एक फिक्स टैक्स देना होगा विच इज नॉट डिपेंडेंट ऑन द वैल्यू ऑफ द कमोडिटी, रादर इट इज फिक्स्ड, इट इज प्री डिफाइंड। तो वो क्या होगा सर, वो होगा आपका स्पेसिफिक टैक्स, जो कि है फिक्स सम पर यूनिट। सर कंपाउंड टैरिफ क्या होता है सर, कंपाउंड टैरिफ का मतलब है जिसमें कॉम्बिनेशन हो। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने अपनी एग्जांपल में कहा, कार पर जीएसटी तो लगा, जीएसटी के अलावा उन्होंने अगर वैल्यू के बेसिस पर जीएसटी लगाने के बाद एक टैक्स अमाउंट फिक्स कर दी, जैसे 1000 रुपए, तो वो क्या हो गया, कॉम्बिनेशन, जिसमें एड वैलोरम भी है, स्पेसिफिक भी है। तो कॉम्बिनेशन जहां होगा वो कौन सा टैक्स होगा, कंपाउंड टैक्स होगा या कंपाउंड टैरिफ होगा। उसके अकॉर्डिंग अगर हम देखें, एक इसके साथ गया फोर्थ के साथ, तो ये फर्स्ट ऑप्शन गई, फोर्थ ऑप्शन गई। उसके बाद हम देखें डी किसके साथ गया सर, डी गया फर्स्ट के साथ, डी गया फर्स्ट के साथ, तो हमारा आंसर क्या बन गया, सेकंड ऑप्शन। और अगर चेक करें सी किसके साथ गया, सेकंड के साथ, तो सर बिल्कुल ठीक है, हमारा आंसर जो होगा वो सेकंड ऑप्शन विल बी दी करेक्ट आंसर। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन फिर से अरेंजमेंट पे है, यानी कि क्रोनोलॉजिकली आपको क्रोनोलॉजी के हिसाब से अरेंज करना है डिफरेंट डिफरेंट एक्ट्स या सेटिंग अप ऑफ डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन। एफआरबीएम पे 2 क्वेश्चन आ चुके हैं इसी साल में, इसी अगस्त 28 अगस्त 2024 को जो पेपर हुआ, एफआरबीएम पे 2 क्वेश्चन आ चुके हैं। इस बार एक और क्वेश्चन है जो मैं आज डिस्कस कर रहा हूं। एफआरबीएम एक्ट कब पास हुआ, 2003। ओके, नेशनलाइजेशन, सर नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक्स इंडिया में 2 बार हुआ है। पहला जो हुआ था 1969 में, जहां पर 14 बैंक्स को नेशनलाइज किया गया था ड्यूरिंग इंदिरा गांधी गवर्नमेंट, वो इंपॉर्टेंट है, तो वहीं से हम इस डेट को मेंशन करेंगे 1969। सेकेंड 5 ईयर प्लान 1956 टू 61। स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक 2 अप्रैल 1990 को सेटअप हुआ। एग्जिम बैंक सेटअप हुआ था 1982।
एग्जिम बैंक और नाबार्ड दोनों एक ही साल में सेटअप किए गए थे, यहां से आप इसे याद रख सकते हैं। अब यहां पर ध्यान से देखिएगा, हमें अरेंज करना है। सबसे पहले कौन आएगा? सेकंड 5 ईयर प्लान, सभी ऑप्शंस में वही है। सेकंड पे कौन होगा? 1969 होगा, बी ऑप्शन। तो थर्ड ऑप्शन गलत हो गया, फोर्थ ऑप्शन गलत हो गया। 1969 के बाद क्या आएगा? 1982, दैट इज ई ऑप्शन। तो उसके आधार पर अगर हम बात करें तो हमारा आंसर क्या होगा सर? फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। तो यहां पर फर्स्ट ऑप्शन हमारा सही आंसर बन जाएगा। ठीक है जी, क्लियर हो गई बात, समझ आ गया। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस तरह से डेट्स को याद रखना टफ माना जा सकता है, लेकिन जैसे एग्जिम बैंक को आप आइडेंटिफाई कर सकते थे, एफआरबीएम एक्ट आइडेंटिफाई करने लायक था, नेशनलाइजेशन आइडेंटिफाई करने लायक था, उसके आधार पर शायद आप एक अगर रफ फिगर्स में बनाते तो आंसर बन जाता। अगर मैं बनाता तो मैं ये कहूंगा कि ये 3 मुझे पता होने जरूरी थे, मेरे हिसाब से ये 3 पता होने जरूरी थे। तो उसके बेसिस पर सी बी आएगा, ये क्लियर हो गया। अब फंसता मैं सेकंड ऑप्शन में। सेकंड ऑप्शन में एफआरबीएम 2003 में आया, ए ऑप्शन जो गिवन है, लेकिन हम जानते हैं कि एफआरबीएम 2003 में आया था, ये तो कंफर्म है। अगर हमें इन दोनों के ईयर्स नहीं भी पता थे तो भी हमें इतनी बात तो पता है ना कि एफआरबीएम से पहले आई थी ये दोनों ऑर्गेनाइजेशंस, तो उसके आधार पर भी आप आइडेंटिफाई कर सकते थे। अगर आपको एग्जैक्ट डेट्स नहीं पता या ईयर्स नहीं पता तो भी आंसर एक हद तक किया जा सकता था। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है आपका रिलेटेड टू मार्जिनल कॉस्ट और टोटल कॉस्ट। देखो, जब भी कभी हमारे पास इस कॉन्टेक्स्ट में क्वेश्चन आए तो ध्यान से एक एक लाइन को पढ़ना बहुत जरूरी है। मार्जिनल कॉस्ट इज ऑब्टेन्ड बाय सब्ट्रैक्टिंग सक्सेसिव वैल्यू ऑफ टोटल कॉस्ट ओनली। अगली ऑप्शन, मार्जिनल कॉस्ट शेड्यूल इज ऑब्टेन्ड बाय सब्ट्रैक्टिंग सक्सेसिव वैल्यूज ऑफ ईदर टोटल कॉस्ट और टोटल वेरिएबल कॉस्ट। देखो, टोटल कॉस्ट क्या होता है सर? टोटल कॉस्ट होता है आपका टोटल वेरिएबल कॉस्ट प्लस टोटल फिक्स्ड कॉस्ट। ठीक है, अब जैसे जैसे हम अपना आउटपुट बढ़ाएंगे टोटल कॉस्ट इंक्रीज होगी, टोटल वेरिएबल कॉस्ट भी इंक्रीज होगी, लेकिन क्या टोटल फिक्स्ड कॉस्ट इंक्रीज होगी? नहीं सर, ये तो अनचेंज रहने वाली है। तो अगर ये अनचेंज रहने वाली है तो मैं कहूं DTC बाय DQ, अगर आप आउटपुट बढ़ा रहे हैं तो वो आपको क्या देगा सर? वो आपको देगा मार्जिनल कॉस्ट। और जब आप मार्जिनल कॉस्ट निकालेंगे तो मार्जिनल कॉस्ट असल में किसका डेरिवेटिव है? टीवीसी का। एक्चुअल में इस डेरिवेटिव का मतलब क्या होता है सर? इस डेरिवेटिव का मतलब होता है अगर आपने एक आउटपुट ऑब्टेन की, उसकी कॉस्ट कितनी है उसमें से माइनस कर लो। अगर आपने 2 आउटपुट के लिए जो कॉस्ट आई उसमें से माइनस कर लो जस्ट उससे एक पहले, यानी कि एक आउटपुट की कॉस्ट, यानी कि स्मॉल डिफरेंस। इसको हम ऐसे में लिखते हैं TCN माइनस TCN माइनस 1, ताकि हमारे पास क्या आ जाए? मार्जिनल कॉस्ट आ जाए। और एक इसके बराबर होगा सर, दिस विल बी इक्वल्स टू TVCN माइनस TVCN माइनस 1। तो हम कह सकते हैं कि जो आपका मार्जिनल कॉस्ट है उसे आप चाहे तो टोटल कॉस्ट के शेड्यूल में से कैलकुलेट कीजिए या वेरिएबल कॉस्ट में से, आंसर सेम आएगा। रीजन है ना, रीजन क्या? अगर टोटल कॉस्ट एक आउटपुट की लेट से 10 है, जिसमें से 5 वेरिएबल कॉस्ट है, 5 फिक्स्ड कॉस्ट है, और 2 की जो टोटल कॉस्ट है सर वो 15 है, जिसमें वेरिएबल कॉस्ट कितनी है? 10, और फिक्स्ड कॉस्ट तो कॉमन है, सेम है, तो फिक्स्ड कॉस्ट तो उतनी ही रहेगी, वेरिएबल कॉस्ट इंक्रीज होगी। दोनों को माइनस किया तो मार्जिनल कॉस्ट कितनी निकल के आई? 5 निकल के आई। अगर मैं दोनों को माइनस करता हूं मार्जिनल कॉस्ट कितनी आई? 5। अगर मैं दोनों वेरिएबल कॉस्ट को भी माइनस करूं तो भी कितनी आएगी? 5, क्योंकि एंड ऑफ द डे 15 में से जब 10 माइनस किए तो फिक्स्ड कॉस्ट हर बार एक दूसरे को क्या कर रही है? कैंसल आउट कर रही है, जिसकी वजह से सेकंड ऑप्शन हमारा क्या हो जाता है? ठीक हो जाता है। अगले पे बढ़े। मार्जिनल कॉस्ट शेड्यूल इज ऑब्टेन्ड बाय सब्ट्रैक्टिंग सक्सेसिव वैल्यूज ऑफ ईदर। नहीं सर, फिक्स्ड कॉस्ट तो कॉमन है, सेम है, तो इसको माइनस करोगे तो उस हिसाब से तो मार्जिनल कॉस्ट हमेशा 0 रहेगा। क्या वो सही हुआ? नहीं हुआ। तो सी ऑप्शन आपका क्या हो गया? गलत हो गया। ए ऑप्शन भी गलत हुआ, क्योंकि वहां पे ओनली लिखा है। मैंने कहा था स्टार्टिंग में ध्यान से पढ़ना, टोटल कॉस्ट ओनली। नहीं सर, टोटल कॉस्ट ओनली नहीं, सिर्फ टोटल कॉस्ट लिखते तो हम इसे सही मान लेते, आपने ओनली लिख दिया, ये गलती कर दी, इसीलिए सेकंड ऑप्शन सही हो गया। एरिया अंडर द मार्जिनल कॉस्ट, बिल्कुल सर, अगर आप मार्जिनल कॉस्ट को क्या करेंगे? अगर आप मार्जिनल कॉस्ट को इंटीग्रेट करेंगे, उसके अंडर का जो एरिया होगा वो किसके बराबर होगा? दैट विल बी इक्वल्स टू टोटल कॉस्ट। एवरेज वैल्यू कॉस्ट इक्वल्स
AC दैट इज एवरेज कॉस्ट माइनस एवरेज फिक्स कॉस्ट, ये भी बिल्कुल ठीक है। तो उसके आधार पर जो हमारा आंसर बनेगा B ठीक, D ठीक, E ठीक, तो आंसर क्या बना सर? ये फर्स्ट ऑप्शन हमारा आंसर बन गया। क्लियर हुई ये बात, समझ आई? तो इस तरह से हर एक क्वेश्चन में हर एक ऑप्शन को बहुत ध्यान से पढ़ना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कई बार कुछ बारीक चीजें ऐसी हैं जो हम मिस कर देते हैं, और अगर हम उन्हें आंसर नहीं कर पाते या उन्हें ध्यान नहीं देते तो गलत आंसर को टिक कर देंगे, जहां पर हमें फायदा होने की बजाय क्या होगा? नुकसान होगा। अब एक चीज का ध्यान रखिएगा, कल जो हमारा अब जो नेक्स्ट सेशन होगा वो वेंसडे को होगा, और वेंसडे में मैंने काफी सारे क्वेश्चंस को एक स्लॉट में रखा है। ऑलमोस्ट 38 क्वेश्चंस हैं जो मैंने एक ही स्लॉट में रखे। उसका रीजन है वो सारे के सारे क्वेश्चंस एक तरह के हैं, एक स्ट्रक्चर है उनका और एक ही फॉर्मेट में वो क्वेश्चंस पूछे गए, तो इसीलिए उसे मैं पार्ट 4 में आपके साथ कवर करूंगा। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, मेरा सेशन मंडे, वेंसडे और फ्राइडे हर शाम 7 बजे लाइव होगा, जिसमें मैं ऑलरेडी पार्ट 1 पार्ट 2 यानी कि पहले 50 क्वेश्चन डिस्कस कर चुका था। अब मैंने अगले 25 क्वेश्चन डिस्कस किए और कल हम बाकी के वेंसडे को बाकी के बचे हुए 25 क्वेश्चन डिस्कस होंगे, या 38 क्वेश्चंस हैं जो टोटल वो डिस्कस होंगे। तो आपका पूरे का पूरा जो 28 अगस्त 2024 का पेपर 2 इकोनॉमिक्स है वो पूरा डिस्कस हो गया। फ्राइडे को मैं आपको बताऊंगा इसी पेपर के आधार पर कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, एरियाज हैं जो आपको पढ़ने हैं फॉर योर अपकमिंग दिसंबर 2024 और जून 2025 एग्जाम। और अगले हफ्ते से हम बिल्कुल बेसिक से अपनी तैयारी शुरू करेंगे, जहां पर मैं आपको हर एक टॉपिक को बहुत बेसिक से समझाऊंगा, लेकिन क्वेश्चंस की मदद से। लेट्स सपोज मैं 5 क्वेश्चंस लेके आया, एक क्वेश्चन आपके सामने प्रेजेंट किया, आप आंसर कर पाए, बहुत बढ़िया, नहीं कर पाए मैं आंसर भी करूंगा और उसके रिलेटेड जो पूरा कॉन्सेप्ट है वो भी डिस्कस करूंगा, और इसी डिस्कशन की मदद से धीरे धीरे हमारे जितने इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं आपके दिसंबर अटेम्प्ट से पहले पहले कवर हो जाएंगे। आशा करता हूं आपको मेरी क्लासेस समझ आ रही होंगी, मजा आ रहा होगा, और उम्मीद करता हूं कि आप इस सेशन को जरूर लाइक करेंगे, जरूर प्यार देंगे और इसे शेयर करेंगे। और अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। वेंसडे को दोबारा आपसे मुलाकात होगी 7 बजे। उस दिन 28 अगस्त 2024 के इकोनॉमिक्स पेपर में सारे के सारे बचे हुए क्वेश्चंस को हम कंप्लीट करेंगे, डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच, गुड लक।